Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Pal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we will continue our fifth chapter, Industries. Fifth chapter में हम क्या पढ़ रहे थे? Industries के बारे में. कौन कौन से फैक्टर्स उनको इफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज को, और इसके बाद में हमने क्या पढ़ा इसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर रॉ मटेरियल, अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओनरशिप. ठीक है, साइज, रॉ मटेरियल और ओनरशिप के बेस पर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया है. उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा. कौन कौन से मेजर क्रॉप्स जो हैं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रो किए जाते हैं. लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्रीज को देखा हमने. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज को लोकेट करने में, कहीं पर भी हम इंडस्ट्रीज लोकेट कर रहे हैं, कहीं पर भी लोकेशन होगा इंडस्ट्रीज का, तो उसके लिए मेजर कौन कौन से फैक्टर्स होने ज़रूरी हैं. जैसे कि रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंडस्ट्रीज वहीं पर ही सबसे ज़्यादा सुटेबल होगी जहां उसको इजीली रॉ मटेरियल मिलेगा. दूसरी चीज़ है लेबर. ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज किससे चलेगी? लेबर से चलेगी. तो लेबर भी सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर कहलाता है. कैपिटल, जो मनी जिसे हम कहेंगे कि बिना पैसे के तो कोई भी इंडस्ट्रीज पॉसिबल नहीं है सेटअप करना. तो रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल इम्पॉर्टेंट है. फिर है मार्केट होना ज़रूरी है. पावर की ज़रूरत होगी. पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होगी इंडस्ट्रीज के लिए. लैंड की ज़रूरत होगी और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इंडस्ट्रीज को लोकेट करने के लिए. ठीक है, क्योंकि कोई भी जो प्रोडक्ट आप बनाओगे इंडस्ट्रीज में, वो आप ये तो है नहीं कि खुद ही लेकर चले जाएंगे मार्केट में. वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा ही हम उसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसे सप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अब ये इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सिस्टम. ठीक है, इंडस्ट्रियल सिस्टम. An industrial system consists of input, processes and output. Industrial system में मेन चीजें क्या होती है? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ठीक है, सपोज किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल इनपुट करते हैं, है ना. कैपिटल इनपुट करेंगे, कैपिटल है, रॉ मटेरियल को हम इनपुट करेंगे, है ना. पावर्स जो है वो ज़रूरी होगी. सपोज आप कोई शुगर इंडस्ट्री है, उसमें आप क्या इनपुट करोगे? क्या इनपुट करेंगे हम शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में? शुगर कैन. इसके ऊपर प्रोसेस किया जाएगा. प्रोसेस के बाद में जो आउटपुट होगा वो क्या होगा हमारा? शुगर. शुगर होगा ना. जैसे कि आप एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कोई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए हम क्या इनपुट करते हैं? कॉटन. कॉटन इनपुट किया जाएगा. इस पर प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद में इसका जो आउटपुट होगा वो किस रूप में होगा? हो सकता है वो साड़ी हो सकता है वो शर्ट हो, है ना, पैंट्स, कुछ भी हो सकता है ना. तो ये जो है इसे ही हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर इनपुट होगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाएगी और फिर उसका रिजल्ट जो है हमारे सामने दिया जाता है. ये किसी भी चीज़ की इंडस्ट्रीज हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि शुगर इंडस्ट्री हो, ज़रूरी नहीं है टेक्सटाइल हो सकता है मिनरल्स हो सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, स्टील है, इन सब की इंडस्ट्रीज हो सकती है. इंडस्ट्रीज कोई भी हो वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट बेस्ड पर ही चलती है. द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, इनपुट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक तो होता है आपका रॉ मटेरियल,
सेकेंड है आपका लेबर, थर्ड है आपका कैपिटल, एंड रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, एंड पावर। कि जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें सबसे पहले किसकी जरूरत होगी? हमें रॉ मटेरियल की। इंडस्ट्रीज आप सेटअप करोगे उसमें लैंड की जरूरत होगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा कि कैसा आपकी इंडस्ट्रीज जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। लैंड उसमें ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, कैपिटल ज़रूरी है। विदाउट लेबर आप उसमें वर्क नहीं कर सकते, और काम कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ पावर। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए आपके इनपुट्स हो गए। अब दूसरी चीज इसमें क्या दी गई है? द प्रोसेस इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। कि प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी हमने इनपुट किया है रॉ मटेरियल के रूप में, लेबर के रूप में, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, पावर, अब इन सभी चीजों के ऊपर क्या होगी? प्रोसेसिंग की जाएगी, है ना। प्रोसेसिंग का काम किया जाएगा कि कैसे लेबर काम कर रहे हैं, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी जमीन की जरूरत है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा तो नहीं है, उसे और इंक्रीज करना है क्या। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोसेसिंग कहाँ होगी? नेक्स्ट प्रोसेस में। यानी कि फर्स्ट आपका इनपुट हो गया, सेकेंड आपकी प्रोसेसिंग में। ठीक है। In case of the textile industry, the input may be cotton, human labor, factory and transport cost. The process include ginning, spinning, weaving, dyeing and printing. The output is the shirt you wear. अब जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो इनपुट है, आपकी इनपुट क्या क्या चीजें की गई है इसके अंदर? जैसे कि कॉटन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो इनपुट क्या होता है? कॉटन होता है। ठीक है। सेकंड हो गया आपका ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर की जरूरत है। थर्ड है आपका फैक्ट्री, और फोर्थ पर है आपका ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये आपके इनपुट्स हो गए। अब जो नेक्स्ट आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो क्या क्या प्रोसेसिंग होगी? जैसे कि कॉटन आपने इनपुट किया है, ह्यूमन लेबर है, फैक्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, ये चीज आपको समझ में आ रही है? अनिरुद्ध, माधव, मुकेश, वैभवी, वैष्णवी, यस मैम। आए समझ में? यस। तो देखो अब कि इनपुट्स जो है वो क्या हो गए आपके? कॉटन हो गया, ह्यूमन लेबर हो गया, फैक्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, ये आपके इनपुट्स हो गए कि इनके बिना इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं किया जा सकता। अब उसमें प्रोसेसिंग क्या क्या होगी? कि क्या होगा? कॉटन के ऊपर काम किया जाएगा, लेबर काम करेंगे, फैक्ट्री जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड है। अब इसमें क्या क्या, इसमें हम क्या देखेंगे? प्रोसेस क्या क्या हो रहा है? तो गिनिंग, कॉटन से जो धागा बनाया जाता है, स्पिनिंग, ये काम चल रहा है किसके ऊपर? कॉटन के ऊपर काम चल रहा है। धागा बनेगा, कपड़ा बनेगा, उसको वीविंग किया जाएगा, है ना, सीला जाएगा, और फिर उसके बाद में उसको डाइंग किया जाएगा, मीन्स कलर वगैरह करना। ठीक है, ये प्रोसेसिंग हो गई कि उसके ऊपर काम हो रहा है, किसके ऊपर? कॉटन के ऊपर काम हो रहा है। और फिर इसमें क्या किया जाएगा? प्रिंटिंग का काम भी किया जाता है। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या निकलेगा? कॉटन के ऊपर काम हुआ, ये सारे प्रोसेस हुए, और इसका आउटपुट क्या निकलेगा? शर्ट बनकर तैयार होगी। ठीक है, आउटपुट क्या हुआ? शर्ट हुआ। तो ये सारे प्रोसेस के बाद में ही इंडस्ट्रीज जो है वो एक इंडस्ट्रियल सिस्टम इसे कहते हैं, कि उसमें इनपुट्स क्या है, क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है, और फिर उसके बाद में हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। इस तरीके से इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सिस्टम कहते हैं। आया समझ में?
नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर देखो कि emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. Major industrial region of the world are Eastern North America, Western and Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia। कि मोस्टली जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, एक दूसरे के आसपास होती हैं। इनको एक दूसरे के आसपास सेटअप होने के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि जो भी चीज़ें अगर रिक्वायर्ड होंगी तो क्या कर सकते हैं, इजीली शेयर की जा सकती है एक दूसरे से। इसीलिए जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है वो ज़्यादातर कहाँ होती है, आसपास ही होती है। जैसे कि कौन कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका में, सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न एशिया। ये आपका मैप दिया हुआ है यहाँ पर कि जो जो इंडस्ट्रीज जहाँ जहाँ सेटअप की गई हैं उनके बारे में, ठीक है। Industrial region tend to be located in the temperate areas near seaports, especially near coal fields। कि मोस्टली जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कहाँ ज़्यादातर सेटअप किया जाता है, सी पोर्ट्स के पास में। सी पोर्ट्स क्या होते हैं, जो बंदरगाह वगैरह होते हैं जहाँ इजीली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो इजी हो, इसीलिए इंडस्ट्रीज को सी पोर्ट्स के पास में सेटअप किया जाता है। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन। इंडिया के पास भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन हैं, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड द कोलम त्रिवंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। इन सबको आपको अंडरलाइन करना है कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में दिया गया है कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो है वो हुआ था जो भोपाल के अंदर, उसके बारे में इसको आपको खुद को रीड करना है। और उससे हम कैसे, हमें मीजर्स कौन कौन से होनी चाहिए, कैसे सेफ्टी मीजर्स कौन से होते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। कि इंडस्ट्रीज का मेजर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस बेस पर किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन। द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये एक मिनरल है जो कि वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज में आता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन जो आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर जो होते हैं उन इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल एंड द ओल्डर इंडस्ट्रीज वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन एमर्जिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रीज को 3 बेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका मिनरल, सेकेंड आपका टेक्सटाइल, थर्ड है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। ठीक है, द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड, जहां पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज मोस्टली लोकेटेड है वो है जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। इनमें क्या है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज मोस्टली लोकेटेड है। दूसरा है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। ठीक है, इनमें आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हैं। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं वो है सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कैलिफोर्निया में और बैंगलोर रीजन इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सेटअप की गई है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इंडस्ट्रीज का, उनका क्लासिफिकेशन है 3 बेस पर, आयरन एंड स्टील। हेलो मैम। यस मैम योर वॉइस इज वेरी लो। चेक योर नेटवर्क कनेक्शन अंकित, अनिरुद्ध, सॉरी।
Ma'am, my network connection is very good. Here video is going on continuously. Check your network, Anirudh. Okay, ma'am. So डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज जिसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, सेकेंड है आपका टेक्सटाइल, एंड थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके, तो फर्स्ट जो है वो आपका है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइज वेरियस इनपुट्स. जैसे कि बाकी इंडस्ट्रीज में हम देख रहे थे कि इनपुट्स है, प्रोसेस है, और फिर उसके बाद में उसका आउटपुट आता है. वही सारी चीजें हर एक इंडस्ट्रीज के लिए बेस्ड होती हैं. तो इसमें आप देखोगे कि किस तरीके से कौन कौन सी इनपुट्स जो है वो इसमें पुट किए जाते हैं. This is a feeder industry whose product are used as raw material for other industry. आयरन और स्टील इंडस्ट्री को क्या बताया गया है? फीडर इंडस्ट्री. नाउ व्हाट इज फीडर इंडस्ट्री? फीडर मीन्स कि ये क्या है? बेस एज ए रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज. अदर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करती है. अब वो कैसे काम करती है कि कोई भी इंडस्ट्रीज जब सेटअप होगी उसमें किसकी जरूरत होती है? आयरन और स्टील की जरूरत होती है. मशीन्स जो हैं, इंडस्ट्री जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो सारी चीजें किससे बनेगी? आयरन और स्टील से बनेगी. तो ये जो इंडस्ट्रीज है वो अदर इंडस्ट्रीज के लिए क्या बन गई? एक रॉ मटेरियल. कि इंडस्ट्री जो सेटअप होगी उसमें जो चीजें काम में ली जा रही है, मान लो शुगर इंडस्ट्री है, कोई शुगर हो सकता है, टेक्सटाइल हो सकता है, जूट इंडस्ट्री हो सकता है. ठीक है, तो इन इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा है. तो सबसे पहले इसमें टेक्सटाइल में तो रॉ मटेरियल क्या हो गया? कॉटन हो गया. जूट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या हो गया? जूट हो गया. शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या हो गया? शुगर कैन हो गया. लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो किस पर काम करेंगी? मशीन्स पर. मशीन्स पर काम करेंगी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर. इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगी. तो ये जो मशीन है और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किससे बनेगा? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज से. तो इन रॉ मटेरियल से पहले जो है रॉ मटेरियल कौन सा हो गया इनके लिए? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ठीक है, वो क्या बन गया इनके लिए? रॉ मटेरियल. इसीलिए इसे फीडर इंडस्ट्री कहा जाता है, जो अदर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करती है. The inputs for the industry include raw materials such as iron ore, coal, limestone. कि इंडस्ट्री जो है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री, इनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कौन से हैं? वो है आपके आयरन ओर. ठीक है, आयरन ओर मीन्स जिनसे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा. ठीक है, जो चीज एज इट इज, जो अर्थ सरफेस से एक्सट्रैक्ट की गई है माइनिंग प्रोसेस के द्वारा, वो निकलता है आयरन ओर. और फिर इनसे जो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वो क्या बनेगा? आयरन. ठीक है, ये एक रॉ मटेरियल हो गया. कोल आपका रॉ मटेरियल है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए. लाइमस्टोन. ठीक है, ये क्या है? रॉ मटेरियल्स हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए. अलॉन्ग विथ लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके अलावा आपका लेबर, कैपिटल और साइट. साइट क्या है? कि ये तो है नहीं ये किसी घर के अंदर इन सब चीजों को बनाया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? मिनरल्स हैं. मिनरल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट होते हैं कहाँ पर? साइट पर. उन पर काम जो किया जाएगा उनको स्मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा जो अलग अलग फॉर्म में चेंज किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है? साइट्स पर किया जाता है ना. तो और क्या चीजें हम इसमें इनपुट कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, ये क्या बन गए? इंडस्ट्री. आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल कहलाते हैं.
The process of converting iron ore into steel involve many stages. कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो सेटअप की गई है, अलग अलग रॉ मटेरियल्स को जहां यूज किया गया है, उनको प्रोसेस मेथड में क्या किया जाता है, अलग अलग फॉर्म में चेंज किया जाएगा. जैसे कि आयरन और इनटू स्टील इन्वॉल्व मेनी स्टेजेस, और बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको बस इसमें से निकाला और काम हो गया और प्रोसेस हो गया, मार्केट तक पहुंच गया. अलग अलग स्टेजेस यूज किए जाते हैं जिनसे इनको अलग अलग फॉर्म में बनाया जाता है. जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज है, तो स्टील के आप देखोगे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन यूज करते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर भी उनको यूज किया जाता है, स्टील्स को, आयरन को. तो ये अलग अलग फॉर्म में हमें मिलते हैं. जैसा उसको निकाला गया वैसे का वैसा तो मार्केट में नहीं सेल किया जाता है, नहीं सेल किया जाता ना. जैसे कि आप स्टील के बर्तन देखते हो, तो बर्तन जो है वो ये तो है नहीं कि माइनिंग प्रोसेस से निकाला और बर्तन निकल गए. वो एक स्टील फॉर्म जो बोलते हैं ना कि फॉर्म निकलता है उसका, और फिर उससे उनको अलग अलग शेप दी जाती है बाय स्मेल्टिंग प्रोसेस. तो उसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आगे. तो द रॉ मटेरियल इज पुट इनटू ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोस स्मेल्टिंग. कि जो रॉ मटेरियल है, जो मिनरल है, जो निकाला गया माइनिंग प्रोसेस के द्वारा, उसको फिर क्या किया जाता है, ब्लैक फर्नेस के ऊपर, यानी कि ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां से उसको पिघलाया जा सके. ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं. देन इट इज रिफाइंड. उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता है कि जितना भी अगर कोई वेस्ट मटेरियल उसमें है तो वो क्या हो जाए, साफ कर दिया जाए. द आउटपुट ऑब्टेन इज स्टील विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल. और फिर उससे जो स्टील निकाला जाएगा, बाकी इंडस्ट्रीज क्या करेगी, उसे रॉ मटेरियल के रूप में यूज करेगी. स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप. स्टील जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं. इसीलिए उनको किसी भी शेप में इजीली चेंज किया जा सकता है, कट किया जा सकता है, और मेड इनटू वायर, और वायर के रूप में भी उन्हें बनाया जा सकता है. Specially alloys of steel can be made by adding small amount of other metals such as aluminium, nickel and copper. कि मोस्टली जो यूटेंसिल्स, जो मेटल्स यूज किए जाते हैं, जो बर्तन बनाए जाते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए जो बर्तन बनाए जाएंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं उनमें प्योर स्टील नहीं होता, उसमें मिक्स किया जाता है क्या, एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर. अलॉय गिव्स स्टील यूजुअल हार्डनेस, टफ और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट. कि इसमें जो अलग अलग मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है, मिनरल्स को मिक्स किया जाता है, ताकि उसकी जो क्वालिटी है, स्टील की जो क्वालिटी है, उसको इंक्रीज किया जा सके, उसे बहुत ज़्यादा हार्ड बनाया जा सके, ताकि उसको फिर एक हार्डनेस शेप जो है वो दिया जा सके. इसीलिए अलग अलग मिनरल्स को मिक्स किए जाते हैं. ठीक है. स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. स्टील जो है, जिस तरीके से आयरन को एक अदर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल फीडर कहा जाता है, उसी तरीके से जो स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं उनको भी क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, अदर इंडस्ट्रीज के लिए बैकबोन बताया गया है. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील. कि जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें किससे बनी हुई है, आयरन से या फिर स्टील से. और हैज बीन मेड विथ टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स. शिप, जैसे कि शिप देख लो आप, ट्रेन है, ट्रक है, ऑटोज है, आर मेड लार्जली ऑफ स्टील. मोस्टली इनमें स्टील का यूज किया गया है. इवन द सेफ्टी पिंस एंड द नीडल यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील. सेफ्टी पिंस हैं, जो नीडल, सुई जो यूज करते हैं ना, वो भी किससे बनी हुई है, स्टील से बनी हुई है. ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विथ स्टील मशीनरी. जो ऑयल वेल्स है, जहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो जो मशीन यूज किए जाते हैं वो मशीन किससे बनी हुई है, स्टील से बनी हुई है. स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल. मिनरल्स आर माइंड विथ स्टील इक्विपमेंट. मिनरल्स जो हैं, जिनको मिनरल्स को अर्थ सरफेस से जो निकाला जाता है, वो माइनिंग प्रोसेस के द्वारा, वो भी जिस मशीन से उसको निकाला जाएगा वो किससे बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है. फ्रॉम फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील. जो एग्रीकल्चर फील्ड में आप देखोगे मशीन का यूज किया जाता है, जैसे कि आपके ट्रैक्टर हैं, थ्रेशर्स वगैरह जो यूज किए जाते हैं, वो किससे बने हुए, स्टील से बने हुए. लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क. जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह आप देखोगे उनमें भी स्टील का जो फ्रेमवर्क जो किया जाता है, आप विंडोज में देखोगे, जो डोर्स वगैरह में देखोगे, किचन में जो सेट्स वगैरह लगाए जाते हैं, वो किससे बने हुए, स्टील से बने हुए हैं.
Before 1800 AD, iron and steel industry was located where raw material, power supply and running water were easily available. कि 1800 AD से पहले कि मोस्टली जितने भी इंडस्ट्रीज जो सेटअप की जाती थी वो वहाँ लोकेट की जाती थी जहाँ रॉ मटेरियल इजीली मिल रहा है, पानी के सोर्सेज ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जहाँ पर इजीली अवेलेबल है वहाँ पर इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता था. लेटर द आइडल लोकेशन फॉर इंडस्ट्री वॉज नियर कोल फील्ड. बाद में इनको वहां लगाया गया जहां कोल फील्ड्स हैं, एंड क्लोज टू कैनल एंड रेलवेज. और जो कैनल और रेलवेज के आसपास होते हैं वहां पर इंडस्ट्रीज को लगाया गया ताकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इजी हो. After 1950, iron and steel industry began to be located on large area of flat land near sea. पहले तो स्टील इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता था और 1950 के बाद में आयरन और स्टील इंडस्ट्री मेजर सी पोर्ट्स के पास में ज़्यादातर लोकेट किए जाते हैं जहां वाटर इजीली अवेलेबल हो. This is because by this time steel work had become very large and iron ore had to be imported from overseas. कि अब जो स्टील इंडस्ट्री है वो तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन जो आयरन है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्ट की जाती है, इसीलिए सी पोर्ट्स के पास में इनको ज़्यादा लगाया जाता है. इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ रॉ मटेरियल. की इंडस्ट्रीज जो इंडिया के अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो डेवलप किए गए, जैसे जैसे रॉ मटेरियल अवेलेबल हुए उसी बेस पर इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया. चीप लेबर, बहुत सस्ता लेबर मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, मार्केट अच्छा होने के कारण ही इनको डेवलप किया गया. ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज, कौन कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पर स्टील जो है वो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन ए रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट. यानी कि ये कौन कौन से रीजन्स हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़. मोस्टली आप देखोगे कि इंडिया का जो पार्ट है, इनके ईस्टर्न पार्ट में जितने भी रीजन्स हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. यहाँ मिनरल्स एक तो रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ पर चीप लेबर है. चीप लेबर मीन्स बहुत सस्ते लेबर जो है, कम दामों में भी कम पैसे में भी लोग काम करने को तैयार होते हैं. क्यों तैयार होते हैं, क्योंकि इन एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर लोग क्या है, कम पैसे में भी काम करने को तैयार होते हैं. तो मोस्टली कौन कौन से 4 स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़. भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सालेम इन तमिलनाडु एंड अदर इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज. अब आपको क्या करना है, अपने इस चैप्टर में जो 5th चैप्टर है इंडस्ट्रीज का, इसमें आपको एक मैप लेना है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप. उसमें जो मेजर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में है, ये स्टेट्स के नाम आपको दे दिए, यहाँ पर दिए है ना अभी चैप्टर में. इन स्टेट्स के नाम उसमें फिल करके और आपको चैप्टर 5 को स्टार्ट करना है क्वेश्चन आंसर से पहले, ठीक है. एंड अदर इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज, कि मोस्टली कहाँ कहाँ पर आपके आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो इसमें आपको देखकर फिल करना है, किसमें, मैप में. नेक्स्ट आता है आपका जमशेदपुर. अब हम पढ़ेंगे अलग अलग रीजन्स के बारे में, एक एक रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे जहाँ पर इंडस्ट्रीज को लोकेट किया गया है. कौन सी इंडस्ट्रीज को, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज. तो देखो जमशेदपुर. Before 1947, there was only one iron and steel plant in the country. कि 1947 से पहले सिर्फ एक ही आयरन और स्टील प्लांट थी कंट्री के अंदर, ठीक है, जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टिस्को भी कहा जाता है. टाटा आयरन
एंड स्टील कंपनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। CO मीन्स हो गया आपका कंपनी, जिसे टिस्को कहा जाता है। It was privately owned. After independence, the government took the initiative and set up several iron and steel plants. कि पहले तो सिर्फ एक ही कंपनी थी जो आयरन और स्टील कंपनी पर काम कर रही थी, जिसका नाम क्या था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और उसके बाद में गवर्नमेंट जो ये पहले प्राइवेट बेस पर चलती थी, लेकिन जब इसने गवर्नमेंट ने इसको लिया तो उसके बाद में बहुत सारे आयरन और स्टील कंपनीज जो हैं उनको सेटअप किए गए। TISCO was started in 1907 at Sakchi near the confluence of river Subarnarekha and Karkai in Jharkhand। कि सबसे पहले जो टिस्को है ये स्टार्ट किया गया था कहाँ, 1907 में झारखंड में। Later on Sakchi was renamed as Jamshedpur। बाद में साक्षी को जमशेदपुर का नाम चेंज कर दिया गया। Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron steel center in the country। कि जोग्राफिकली अगर देखा जाता है तो जमशेदपुर, जहां पर मोस्टली आयरन और स्टील जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ पर बहुत सारे आयरन और स्टील जो है वो प्रेजेंट है। Sakchi was chosen to set up the steel plant for several reasons. This place was only 32 km away from Kalimati station on the Bengal-Nagpur railway line। आप देखो ये मैप यहाँ दिया गया है इसके ऊपर कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर में जो लोकेट किया गया है उसके पीछे जो रीजन है, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन। कालीमती स्टेशन से ये 32 किलोमीटर दूर है, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे लाइन है। इट वॉज क्लोज टू द आयरन और कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट एज वेल एज टू कोलकाता। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, मीन्स रॉ मटेरियल यहाँ अवेलेबल है, जहाँ कोलकाता जो पास में पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ मार्केट बहुत अच्छा है। टिस्को गेट कोल फ्रॉम झरिया कोल फील्ड, आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है कोल उसे झरिया से मिलता है, और बाकी जो आयरन ओर है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, मैग्नीज है, ये उसे उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से मिल जाता है। द करकाई एंड सुबर्णरेखा रिवर एंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई। करकाई और सुबर्णरेखा रिवर होने के कारण यहाँ क्या है, वाटर सप्लाई बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड एडिकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। और गवर्नमेंट से इसे इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही इसमें किया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कल करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। तो अप टू चैप्टर 5 का सबका 4 सबका कंप्लीट है? होमवर्क कंप्लीट है सबका? यस मैम। कब सबमिट करोगे? वैभवी, वैष्णवी, आपने दे दी बेटा नोटबुक? नो मैम। तो सबमिट करो बेटा चेक करवाने के लिए। ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स।